गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस पर, जहां पे होती है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मीडियम में भी पढ़ाई। तो आज हम लोगों ने फिजिक्स के जो भी क्लासेस किए थे उसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस किए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या ख़त्म कर लिया है। तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और जो मानव नेत्र है, ठीक है, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे कि बचा हुआ है आपका विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो कलेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी इन्हीं से आएंगे। और जैसा कि आपने सेंटअप एग्जाम भी दिया होगा, तो जो स्कूल में हुआ होगा, अगर आपने ये पूरा कंप्लीट किया होगा, ये जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और मानव नेत्र, तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस थे आपके, वो क्वेश्चंस हूबहू यहाँ से लड़े हैं, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन लड़े हुए फिजिक्स के, ठीक है। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज हम उनको डील करेंगे। और जैसा कि सेंटअप में देखा गया, तो सेंटअप में हुआ क्या था बेसिकली कि किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका ऐसा होगा नहीं, ठीक है। एग्जाम में वहाँ पे क्या होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको भी डील करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा चैप्टर से, ठीक है। विद्युत धारा में जो सबसे पहला चीज होता है, हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, सबसे पहला है यहाँ पे विद्युत धारा आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिलता है कि विद्युत धारा आखिर है क्या। तो जब भी अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो हम लोग उस समय क्या बोलते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब यह होता है कि उस परिपथ से बेसिकली एक चार्ज का फ्लो हो रहा है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब भी विद्युत धारा का फ्लो होता है, यानी प्रवाह हो रहा है, तो हम लोग किसका प्रवाह के बारे में जानेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, अब आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? आपका नेगेटिव। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और इसका जो वैल्यू कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब जो यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा है, हम लोग थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई भी परिपथ बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? कोई भी परिपथ बनाते हैं। सपोज दैट कि ये कोई एक परिपथ है, परिपथ, या फिर कोई भी सपोज कर लीजिए ये कोई चालक है, ठीक है। चालक यानी कि हम लोग वायर समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये कोई वायर है, तो वायर से आप जान ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं? ये चार्ज का प्रवाह है। और चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, ठीक है। क्यू मतलब आवेश। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो तारों से फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो है आपका क्या? नेगेटिव, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो चालक है, चालक से जो प्रवाह हो रहा है वो किसका हो रहा है? आवेशों का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? आवेश का, ठीक है। किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। और मान लीजिए क्या कि आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आवेश का प्रवाह हो ही रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा एरिया इसमें कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। सपोज ये इसका छोटा सा एरिया है, ठीक है, जिससे क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट क्रॉस सेक्शन, या फिर इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल को हम लोगों ने क्या मान लिया है? एक यूनिट, एक स्क्वायर यूनिट मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर वर्ग इकाई, एक वर्ग इकाई मान लेते हैं। अब आप जानते हैं क्या कि ऐसा इसलिए लिया गया है क्योंकि आप जानते ही हैं कि क्षेत्रफल को हम लोग किस में लेते हैं? हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो उसके पीछे का रीजन आपको पहले से ही मालूम होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में बेसिकली पढ़ा ही होगा। या फिर अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानते होंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल जैसे कि हम लोग लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं हम लोग? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मान लीजिए लंबाई भी मीटर में है और चौड़ाई भी क्या है? मीटर में, तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा आपका? फिर मीटर स्क्वायर। इसी कारण से हम लोग क्षेत्रफल हमेशा क्या मिलता है? स्क्वायर में मिलता है, ठीक है।
तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है क्या हो गया, 1 वर्ग इकाई। और मान लेते हैं कि जो समय है वो समय क्या है आपका 1 सेकेंड, समय क्या है 1 सेकेंड। तब उस स्थिति में जो है हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, विद्युत धारा को या फिर विद्युत धारा की प्रबलता को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विद्युत धारा या फिर विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, तो दोनों के लिए आपको डेफिनेशन सेम ही लिखना है। ठीक है, दोनों के लिए डेफिनेशन आपको क्या लिखना है, सेम ही लिखना है। तो अब पढ़िए इसको, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ जो हम लोग नीचे पढ़ रहे थे, जो नीचे हम लोग समझ रहे थे उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्मूला से हम लोग कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि विद्युत धारा या विद्युत धारा की प्रबलता क्या है तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो किसी परिपथ से इकाई समय में इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जितना आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर हम लोग परिपथ लेते हैं, ठीक है, उसके इकाई समय में, ठीक है, समय को क्या किया जाए 1 सेकेंड कर दिया जाए। ठीक है, तब उस स्थिति में उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, उस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जितना आवेश प्रवाहित होता है, क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा या फिर विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, तो किसी परिपथ से इकाई समय में इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा या फिर विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर या फिर कूलम प्रति सेकंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कूलम प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्पियर नाम देते हैं। अब ये कैसे होता है, तो देखिए यहां पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पे क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि आई जो है किसके लिए यूज होता है, विद्युत धारा के लिए। आई से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को डिनोट करते हैं। आई से किसको डिनोट किया गया, विद्युत धारा को। क्यू से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, आवेश को। ठीक है, और टी से हम लोग किसको डिनोट किए, समय को। तब उस स्थिति में जो इसका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या बन गया, क्यू बाई टी। यहीं से अगर हम लोग इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। सपोज कि टाइम को हम लोगों ने लिया क्या, 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर किसके, क्यू के। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक नंबर के नीचे क्या छुपा हुआ होता है, 1 छुपा हुआ होता है, तो उसको लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है आपका, आवेश। मतलब इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जितना आवेश आपका क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसी को आप क्या कह दे रहे हैं, विद्युत धारा कह दे रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का डेफिनेशन यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है, इकाई समय में इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जितना आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां से ये तो फॉर्मूला आपके पास है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका एसआई मात्रक निकालना है। ठीक है, तो अब इसका एसआई मात्रक देखते हैं। अब इसका एसआई मात्रक कैसे, तो आई का एसआई मात्रक तो आई का एसआई मात्रक बराबर क्यू का एसआई मात्रक बटे टी का एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक के बारे में आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। अब यहाँ पे जब हम लोग आवेश की चर्चा करते हैं तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा आवेश का एसआई मात्रक तो आप क्या बोलेंगे, कूलम्ब। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब। और समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। अगर हम लोगों को इसी को लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब प्रति सेकंड, और इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कूलम्ब पर सेकंड। ये दोनों सेम है। ठीक है, और इसी को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ए से, और बोलते हैं इसको एम्पेयर। ठीक है, तो कूलम्ब पर सेकंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पेयर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एम्पेयर क्या है, तो एम्पेयर क्या है, कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पेयर कहते हैं। और ये किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो पूरा चीज। ठीक है, तो विद्युत धारा का डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हम 1 एम्पियर के बारे में बात करते हैं तो 1 एम्पियर हम लोग लिख कैसे सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि जो एम्पियर है बेसिकली ये आई का ऐसा ही मात्रक है। हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका क्या है, एम्पियर, और आई को हम लोग लिख सकते हैं Q बाई टी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Q का ऐसा ही मात्रक बटे T का ऐसा ही मात्रक। अब आप जान रहे हैं कि Q का ऐसा ही मात्रक कूलम समय का सेकेंड, ठीक है, और ये हो गया इसके लिए एम्पियर। अब हमको 1 एम्पियर लिखना है। क्या लिखना है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए कूलम को ही 1 कर दिया जाए, सेकेंड को भी 1 कर दिया जाए, तो 1 बटे 1 1 मिलेगा, यानी कि 1 एम्पियर मिल जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में विद्युत धारा में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, ठीक है, तब उस स्थिति में उसको क्या कहा जा सकता है? 1 एम्पियर कहा जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, तो जब किसी परिपथ से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो जब 1 सेकेंड में किसी परिपथ से 1 कूलम आवेश क्या हो? प्रवाहित हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर क्या है, तो 1 एम्पियर का मतलब कि जब किसी परिपथ से 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो उसी को क्या कहा जाएगा? 1 एम्पियर कहा जाएगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या है? तो जब किसी परिपथ से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तब उसे क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, भूसंपर्क तार क्या है या फिर इसका कार्य क्या है, ठीक है। भूसंपर्क तार क्या है? क्या कभी आपने, जब आपके घर का वायरिंग हुआ होगा तो आपने देखा है क्या कभी उसमें एक हम लोग न्यूट्रल तार को जोड़ते हैं, ठीक है, न्यूट्रल वायर को जोड़ा जाता है। तो न्यूट्रल वायर का कार्य क्या होता है? कभी आपने क्या सोचा? अगर हम लोग कोई मेटल यानी कि धातु से बनी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि हम लोग एक आयरन लेते हैं, मान लीजिए कि यही आपका आयरन है, ठीक है, जो कि क्या है? कनेक्टेड है किससे? वायर से, ठीक है। तो बेसिकली जो नीचे का हिस्सा है वो किसका होता है? लोहे का होता है। तो लोहे का हिस्सा होने के कारण जब हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी परिपथ से विद्युत धारा का सप्लाई इसमें देते हैं, तो विद्युत धारा के सप्लाई के कारण क्या होता है कि कभी कभार इसमें हो सकता है क्या हो? आवेश आ जाए, ठीक है। क्या हो जाए कि आवेश आ सकता है। अगर मान लीजिए किसी तरह का चार्ज इस पे आ गया, तो अगर मान लीजिए कि आप इसको किसी भी तरह से टच कर देते हैं, होता है ना कि हम लोग कर तो रहे हैं आयरन, ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है कि टच हो गया उंगली, तो उंगली अगर आपका टच हो जाएगा तो उस समय क्या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा झटका लग सकता है, ठीक है, करंट का झटका लग सकता है आपको। तो करंट के झटके से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया जाता है। अब न्यूट्रल वायर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो इसका जो मेटल वाला हिस्सा होता है, जो धातु का हिस्सा होता है, उससे जोड़ करके एक तार इसके अंदर से ही निकाला जाता है, ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, जब हमारा परिपथ कंप्लीट होता है, जब हम लोग घर में वायरिंग वगैरह करवाते हैं, तो वायरिंग वगैरह करवाने के समय ही एक प्लेट जो है क्या किया जाता है? अर्थ किया जाता है, ठीक है, अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग करने का कारण क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक्स्ट्रा आवेश आ रहा है तो उसको वो क्या कर दे? धरातल में भेज दे, और धरातल में भेजने के बाद वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं? भूसंपर्क तार का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो कि ये वाला जो आवेश इसके ऊपर जो स्थित है, ये आवेश सारा का सारा आवेश कहाँ चले जाए? पृथ्वी में चला जाए, और जब कभी आपका हाथ इससे टच भी हो जाए तो आपको किसी भी प्रकार का झटका महसूस ना हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? भूसंपर्क तार का उपयोग करते हैं।
अब भूसंपर्क तार क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए कम प्रतिरोध का चालन पथ बनाता है। क्या बनाता है? कम प्रतिरोध का चालन पथ। यह घर के पास जमीन के अंदर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। जैसा कि मैंने कहा, इसको क्या किया जाता है? अर्थ किया जाता है। ठीक है, धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। और भूसंपर्क तार का इस्तेमाल खास तौर पर विद्युत इस्त्री, टोस्टर टेस्टर मत समझिएगा। टोस्टर क्या होता है? ब्रेड वगैरह गर्म करने के लिए, ब्रेड को सेकने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है आपका टोस्टर। मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर जैसे धातु के आवरण मतलब जिसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो किसका बना हुआ होता है? धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, वाले विद्युत उपकरण को सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि विद्युत मतलब जो भूसंपर्क तार है क्या है तथा इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको जरा सा हम लोग एक परिपथ के तौर पे समझेंगे और उसके बाद आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए क्या कि ये एक परिपथ है, एक वायर है। इसके एक वायर से आपने क्या किया है? एक बल्ब को कनेक्ट किया है, जोड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ा, मान लीजिए कि हम 3 बल्ब जोड़ते हैं। अब 3 बल्ब जोड़ने के बाद होगा क्या? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए क्या कि मैंने यहां से विद्युत धारा इससे प्रवाहित की। अगर हम इससे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जरूर है कि किसी न किसी सोर्स से जुड़ा हुआ होगा, और सोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक जो लेना हो आपको, हम बैटरी जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या क्या नुकसान है हमारा? मान लीजिए क्या ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, सपोज ये बल्ब क्या है? ऑन है, अभी जल रहा है। तो अब जब इससे प्रकाश, जब विद्युत धारा इससे गुजरती है तो विद्युत धारा गुजरने के बाद क्या होता है कि रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध के कारण क्या होता है कि विद्युत धारा का कुछ मात्रा में क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत धारा का कुछ मात्रा में क्षय हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब इससे विद्युत धारा निकलेगी तो इसका मान प्रारंभ में जो विद्युत धारा था उससे क्या होगा? घट जाएगा। तो मान लीजिए इस वाले बल्ब से जब विद्युत धारा निकलती है तो इसका मान क्या है? I1, और I1 का वैल्यू किससे छोटा है? I से छोटा है। ठीक है, अब मान लीजिए फिर ये गया दूसरे बल्ब से। ठीक है, और दूसरा बल्ब भी जल रहा है। तो जब दूसरा बल्ब जल रहा है तो इसमें भी क्या होगा? प्रतिरोध के कारण फिर विद्युत धारा का मान क्या होगा? कुछ मात्रा में घट जाएगा। जब कुछ मात्रा में घट जाएगा तो उसके कारण जब इससे प्रवाह होगा तो मान लीजिए क्या कि इससे प्रवाह होने के बाद जो विद्युत धारा बची वो क्या बची? I2 बची। ठीक है, अब ये जो I2 का मान है ये I1 से भी छोटा है और I1 का मान I से भी छोटा है। अब फिर जब इससे प्रवाहित होगा तब ये क्या बचेगा? I3, और इस I3 का मान I2 से भी छोटा और इस I3 से भी I1 से भी छोटा और I से भी छोटा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में परिपथ जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में परिपथ को जोड़ने के दौरान क्या होता है कि विद्युत धारा का मान क्या होता है? घटता जाता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? घटता जाता है। साथ ही साथ अब और एक चीज को देखते हैं। मान लीजिए सपोज कि ये बल्ब जल रहा है और ये बल्ब खराब हो गया, टूट गया। तो अब ये बल्ब अगर टूट गया तो अब इससे क्या होगा? क्या विद्युत धारा का प्रवाहित होगा? विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होगा। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो ये क्या इसके आगे फिर विद्युत धारा का सप्लाई हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब अगर विद्युत धारा का सप्लाई यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा तो ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है कि अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हैं और कोई युक्ति आपका क्या हो जाए? खराब हो जाए, तो खराब होने के बाद पूरा का पूरा जो आपका परिपथ है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, परिपथ क्या हो जाता है? आपका टूट जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अगर ऊपर देखें तो क्या लिखा हुआ है? देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहला,
श्रेणी क्रम में अधिक उपकरण लगाने से क्या होता है कि धारा का मान घटता जाता है, जो कि हम लोगों ने देखा कि धारा का मान क्या होता है, घटता जाता है। दूसरा कि श्रेणी क्रम में जब परिपथ का कोई अवयव क्या हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। परिपथ क्या होगा, टूट जाएगा और अन्य कोई अवयव काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोगों ने डायग्राम की मदद से देखा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस युक्ति का नाम बताइए जो क्या करता है, किसी चालक के सिरे का विभवांतर बनाए रखता है। तो विभवांतर बनाए रखने के लिए उससे क्या है, सतत, मतलब कह सकते हैं कंटिन्यूअस अमाउंट में क्या होना चाहिए कि विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहिए। तो लगातार विद्युत धारा को बनाए रखने वाला युक्ति क्या है, आपका बैटरी या फिर सेल है। ठीक है, तो बैटरी या सेल ही एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, विभवांतर को बनाए रखती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर का मान कभी बढ़ता और कभी घटता भी है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे हम लोग चूज नहीं करेंगे, क्या चुनेंगे, बैटरी या फिर सेल। ठीक है, तो बैटरी या फिर सेल आपका वैसा युक्ति है जो क्या करता है, किसी चालक का विभवांतर को बनाए रखता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरे का विभवांतर को बनाए रखती है, तो कौन सी युक्ति है, वो है आपकी बैटरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका विद्युत लैंप के तंतु के लिए एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। अब बताइए अगर विद्युत लैंप में हम लोग टंगस्टन का उपयोग कर रहे होंगे तो क्यों कर रहे होंगे। सबसे पहला चीज, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके कारण वो गर्म होता है, जो कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पे आधारित है। अब वो गर्म हो रहा है, तो गर्म होने के बाद सीधी सी बात है कि कोई भी धातु एक निश्चित तापमान के बाद पिघल जाता है ना। तो निश्चित तापमान के बाद पिघल जाता है, तो अगर इसका तापमान, अगर मान लीजिए इसका गलनांक कम होता, तो कम होने के बाद क्या होता है कि काफी कम तापमान पे ये पिघल जाता। तो अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक छोटा सा दिमाग तो हम लोग लगा ही सकते हैं कि इसका गलनांक डेफिनेटली क्या होगा, उच्च होगा। इसी कारण से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद, बहुत ज़्यादा तापमान होने के बाद अपने आप को क्या करता है, गला देता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका गलनांक उच्च है। साथ ही साथ क्या है कि इसकी प्रतिरोधकता क्या है, इसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी क्या है, उच्च है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि जो इसकी प्रतिरोधकता है वो भी क्या है, उच्च है, क्योंकि प्रतिरोधकता के कारण ही क्या हो रहा है कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि विद्युत फिलामेंट का जो तंतु का हम लोग निर्माण करते हैं उसमें टंगस्टन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका गलनांक और जो प्रतिरोधकता है दोनों क्या होता है, काफी उच्च होता है। ठीक है, दोनों क्या होता है, काफी उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओम का नियम को परिभाषित करें। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है, जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, तब उस चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है ना, क्या होगी, जब उस चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तब उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। अगर मान लीजिए विभवांतर को हम लोग V से डिनोट करते हैं और I को क्या करते हैं, विद्युत धारा को। ठीक है, I से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को। तो V जो होगा क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, I के। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तब उस चालक का विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब भी यहाँ पे क्या है, समानुपाती है I के। अब भी समानुपाती है I के, तो इसका क्या अर्थ है, अगर मान लीजिए कि विद्युत धारा का मान हम बढ़ाते हैं, अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर विद्युत धारा का मान घटेगा तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। समानुपाती का अर्थ यह है कि अगर इसके मान में वृद्धि होती है तो इसके भी मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और इसके मान में अगर कमी होती है तो इसके भी मान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो V बराबर क्या लिखा जाता है, V बराबर हम लोग लिखते हैं
आई आर, भी बराबर क्या लिखते हैं, आई आर, और यही जो आर है आपका क्या है, प्रतिरोध है, यही आर आपका क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। और भी आपका क्या है, विभवांतर, और आई आपका क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, आई हो गया आपका विद्युत धारा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ओम का परिभाषा। तो भी समानुपाती है किसके, आई के। आपको ये वाला जो फॉर्मूला हम लिख के दिए या फिर जो नोटेशन लिख के दिए हैं, इसको आपको याद रखना है कि भी जो है किसके समानुपाती है, आई के। और यहाँ पे जो ये वाला स्टेटमेंट है, किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ये वाला स्टेटमेंट से ऑब्जेक्टिव भी आपका आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रतिरोध क्या है तथा इसका सूत्र तथा एसआई मात्रक को लिखिए। तो प्रतिरोध, अगर आप देखिएगा इसके वर्ड को अगर हम लोग समझे, प्रतिरोध, रोध मतलब क्या होता है, रोध मतलब हो गया बाधा। ठीक है, तो जब क्या होगा कि बाधा उत्पन्न होगा तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध। लेकिन बाधा यहां पे उत्पन्न किसके लिए होगा, हम लोग जान रहे हैं कि विद्युत धारा है। अब जब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह कहने का मतलब किसका प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो जब इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में यानी विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध कह सकते हैं। यानी कि क्या है कि जब किसी परिपथ से क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी परिपथ से क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, तब उसके बाद क्या होता है कि उस विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में, ठीक है, प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है, जो बाधा उत्पन्न होगी उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है, तो जब किसी परिपथ से क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, तब उसके मार्ग में उत्पन्न बाधा, ठीक है, तब उसके मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी देखा, फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि भी बराबर क्या मिल रहा था, आई आर, जहां पे आर आपका क्या था, प्रतिरोध था। तो अगर हम यहां से फॉर्मूला निकाले तो आर बराबर क्या लिखेंगे, भी बाय आई। ठीक है, आर बराबर क्या मिलेगा, भी बाय आई, और यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है, और इसका ये सिंबल है। ठीक है, इसका ये क्या है, सिंबल, और इसको आपको क्या पढ़ना है, ओम पढ़ना है। और ये एक होता है वोल्ट प्रति एम्पेयर। वोल्ट प्रति एम्पेयर मतलब इसी वोल्ट प्रति एम्पेयर को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। इसी वोल्ट प्रति एम्पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। अब ये आया कैसे, इसको जरा सा समझते हैं। जैसे कि R बराबर आपको लिखा हुआ है भी बाय आई। अगर हम लोग एसआई मात्रक की बात करेंगे तो R का एसआई मात्रक बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी का एसआई मात्रक बटे क्या हो जाएगा, आई का एसआई मात्रक। अब भी का एसआई मात्रक, भी यहां पे है आपका विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल भी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल भी से। और आई यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर। ठीक है, तो यानी कि जो प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पेयर, या हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, वोल्ट पर एम्पेयर, और इसी को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। यह है आपका प्रतिरोध क्या है तथा इसका सूत्र तथा एसआई मात्रक को लिखिए। यह प्रश्न था और ये इसका उत्तर। अब अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि जब किसी परिपथ से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने का क्या अर्थ है, विद्युत धारा प्रवाहित होने का यह अर्थ है कि उस परिपथ से किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है। उस परिपथ से किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। अब क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के कारण क्या होता है कि वो
इन्हीं टकराव के कारण क्या होता है कि इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और इसी कारण से प्रतिरोध की उत्पत्ति भी हो जाती है। तो इसी चीज को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है, तो हम जानते हैं कि जब किसी चालक से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसका अर्थ यह है कि उस चालक से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो जब यह इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है, टकराते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, उस कारण से प्रतिरोध की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध की उत्पत्ति कैसे होती है, तो प्रतिरोध की उत्पत्ति कैसे होती है, जब किसी परिपथ से क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस परिपथ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यही इसका कार्य है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है क्या आपका, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि R यानी कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है किसके, चालक के लंबाई के। साथ ही साथ जो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रतिरोध घट रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। और जब किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है, और ताप कम करने पर प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्या है आपका, चालक की लंबाई बढ़ाइएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, चालक का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फिर प्रतिरोध का मान घटेगा, चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और ताप का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान भी कम होता है, मतलब घट जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का समूहीकरण क्या है तथा यह कितने प्रकार के हैं। ठीक है, प्रतिरोध का समूहीकरण क्या होता है कि मान लीजिए क्या कि आपके पास सपोज आपके पास ये प्रतिरोध है, मान लीजिए आपके पास 2 ओम का ही प्रतिरोध है। आपके पास कितना ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको 4 ओम का प्रतिरोध बना चाहिए, लेकिन आपके पास 4 ओम का प्रतिरोध है नहीं। तो 4 ओम का प्रतिरोध है नहीं, तो अब आप क्या करिएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 ओम के प्रतिरोध है, इनको जोड़ करके हम लोग 4 ओम का प्रतिरोध बना सकते हैं। मतलब जो हमारा ऐच्छिक प्रतिरोध है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 प्रतिरोध का समूहीकरण किया। ठीक है, मतलब मतलब जो हमको जरूरत है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस प्रतिरोध के मान को प्राप्त करने के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का आपस में समूहीकृत करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध का समूहीकरण। ठीक है, तो प्रतिरोध का समूहीकरण क्या है, किसी परिपथ के ऐच्छिक मान को, ठीक है, किसी परिपथ मतलब किसी प्रतिरोध के ऐच्छिक मान को प्राप्त करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसे प्रतिरोध का क्या कहा जाता है, समूहीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने समझा। क्या समझा कि किसी प्रतिरोध के ऐच्छिक मान को प्राप्त करने के लिए जब आप 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ते हैं, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध का समूहीकरण कहते हैं। और ये 2 प्रकार के हैं, कौन कौन है, तो पहला आपका श्रेणी क्रम है, दूसरा आपका समांतर क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम। साथ ही साथ समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करना था। तो विद्युत परिपथ क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। विद्युत परिपथ कुछ और नहीं, जिससे क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर में लगा हुआ बोर्ड जिसमें क्या होता है, स्विचेस वगैरह कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह का विद्युत परिपथ है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का पार्श्व क्रम में संयोजन क्या है तथा इसका व्यंजक भी प्राप्त करें। प्रतिरोध का पार्श्व क्रम में संयोजन यानी कि समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, पार्श्व क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम लिखा हो या फिर समांतर क्रम लिखा हुआ है, बात क्या है? एक ही है। ठीक है, पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम मतलब बात क्या है? एक ही है। ठीक है, तो अब जरा सा हम लोग इसको समझते हैं। तो ये क्या है? प्रतिरोध का वैसा संयोजन है जिसमें क्या होता है कि उससे जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है? भिन्न भिन्न, किंतु विभवांतर का मान आपको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। विभवांतर का मान क्या मिलेगा? समान। तो वैसा समूहीकरण क्या कहलाता है? पार्श्व क्रम में संयोजन कहलाता है, या फिर हम लोग इसी को क्या कहते हैं? समांतर क्रम में संयोजन। अब इसका डायग्राम कैसा है परिपथ का, वो जरा सा हम लोग समझेंगे। यह है आपका समांतर क्रम में संयोजन। मान लीजिए कि यह आपका प्रतिरोध 1 है, यह आपका प्रतिरोध 2 है। ठीक है, अब विभवांतर का मान आपका क्या है? समान। ठीक है, विभवांतर का मान क्या है? समान, किंतु धारा का मान भिन्न भिन्न। क्योंकि मान लीजिए क्या कि आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और धारा का जो प्रवाह होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोगों ने धारा को प्रवाहित किया, और जब धारा यहाँ आई तो यहां आने के बाद क्या हुई? धारा दो भागों में बट गई। तो मान लीजिए कि पहला भाग I1, दूसरा भाग I2। ठीक है, I1 जो R1 से प्रवाहित हो रही है, I2 जो R2 से प्रवाहित हो रही है, और विभवांतर का मान आपका समान है। अब ये हो गया I1, ये है आपका I2। ठीक है, और फिर दोनों जब मिल जाएंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? I। ठीक है, अब क्या बोला है कि व्यंजक भी प्राप्त करना है, तो हम लोग थोड़ा इसका व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो परिपथ बनाया है, इसमें जिन भी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बारे में आप क्या करिए? लिख दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं वो। माना कि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध हैं जो किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। उसके बाद I1 तथा I2 R1 तथा R2 से एक हम लोग क्रमशः लिख देते हैं यहाँ पे, क्रमशः R1 तथा R2 से प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक है, I1 तथा I2 क्या है? बेसिकली R1 तथा R2 से प्रवाहित होने वाली धारा, और भी आपका क्या है? विभवांतर। ठीक है, अब यहां पे क्या देखा जा रहा है? अगर हम लोग परिपथ को देखें, यहां जो I है वो I1 प्लस I2 से मिलकर बन रही है ना। जब ये दो भागों में बट रही है तो फिर बटने के बाद ये दोनों फिर जब मिलते हैं, बटने के बाद क्या हो रहा है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या बन जा रहा है? फिर से I आपका बन जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं कि V बराबर IR, ये पढ़ते हैं ना। तो V तो आपका समान है,
अब I1 R1 हो जाएगा रेसिस्टेंस पहले वाले के लिए, और V बराबर I2 R2। तो हम लोग अगर यहाँ पे निकालें I का मान, तो यहाँ से I का मान आपको क्या मिलेगा, V बाय R। I1 का मान क्या मिलेगा, V बाय R1। I2 का मान क्या मिलेगा, V बाय R2। ये वैल्यूज मिलेंगे। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो V बराबर क्या मिल जाएगा, मतलब I बराबर V बाय कैपिटल R, I बराबर V बाय R1 और I2 बराबर V बाय R2। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे V क्या है, इस साइड दोनों में है, तो क्या हम लोग V को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग V को कॉमन लेंगे तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बचेगा, और ये भी कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, जो इसका फॉर्मूला आता है, व्यंजक आता है 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या है, व्यंजक है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभव की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखें। ठीक है, तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या है तथा इसका एसआई मात्रक क्या है। तो मान लेते हैं कि हम लोग ये कोई परिपथ है, ठीक है, और जहां पे यहाँ पे ये कोई Q आवेश, धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, परंतु वो आवेश जो है इकाई आवेश है। कैसा आवेश है, इकाई आवेश, मतलब वो कितना के बराबर है, 1 कूलम के बराबर है। अब ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है P। ठीक है, तो जब इस इकाई आवेश को, ठीक है, अनंत से, जब इस इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाया जाता है, जब इस इकाई आवेश को कहां से, अनंत से किसी बिंदु P तक लाया जाता है, तब इसके लाने के क्रम में जो कार्य किया गया है उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो जो कार्य हुआ है उसी कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को समझेंगे। विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, इकाई आवेश को अनंत से, कहां से लाना है आपको, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब कोई बिंदु P हो सकता है, Q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल V से। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम या जूल प्रति कूलम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इसका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये आपका फॉर्मूला है और आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, अब अगर हमको इसका एसआई मात्रक हम लोगों को निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर। V का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, W का एसआई मात्रक बटे Q का एसआई मात्रक। W यानी कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो हम लोग इसको J से डिनोट कर सकते हैं। और Q आपका आवेश, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम या जूल पर कूलम, दोनों एक ही है। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग एक स्पेशल नोटेशन यूज करते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल V, और पढ़ते हैं हम लोग इसको क्या है, वोल्ट। क्या पढ़ते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो V का एसआई मात्रक यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है आपका, वोल्ट है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अमीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। अब आप जानते ही होंगे कि अमीटर का कार्य क्या है। अमीटर का कार्य है विद्युत धारा के मान को ज्ञात करना, कि किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कितनी प्रवाहित हो रही है।
उसको कौन बताता है? आपका अमीटर। और वोल्ट मीटर से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? वोल्ट मीटर से बेसिकली विभवांतर के मान को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और हम लोग इसको समझेंगे। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा विभिन्न दिशाओं में नहीं बढ़ती है। अब जब विभिन्न दिशाओं में नहीं बटेगा तो क्या होगा कि धारा का जो एक्चुअल मान है, जो वास्तविक मान है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा उससे प्रवाहित होती है। ठीक है, और जब धारा उससे प्रवाहित होती है तब वो सटीकता से वास्तविक रूप में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान को वो बता सकता है। ठीक है, तो जिससे हमें सही मात्रा में धारा के प्रवाह का मान पता चल पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अमीटर को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? वोल्ट मीटर का कार्य है विभव के मान को ज्ञात करना या फिर विभवांतर को ज्ञात करना। तो इसे समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने का कोई लेना देना नहीं है। इससे प्रवाहित हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको बस किससे मतलब है? वोल्ट से, विभव से, कि विभव कितना है। ठीक है, तो विभव को ज्ञात करना होता है, इसलिए हम लोग इसको किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही है ये। अब नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्या होता है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस हम लोग इसलिए भरते हैं क्योंकि यदि बल्ब का फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है वो ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया कर ले, ऑक्सीजन से क्या करे? अभिक्रिया कर ले, तो वो क्या होता है? टूट जाता है, जिससे बल्ब जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जब बल्ब जलना बंद हो जाएगा तो क्या फायदा? कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें निष्क्रिय गैस भरते हैं। और यह मुख्यतः आर्गन होता है, आपका नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, नियॉन, यही सब गैसेस क्या होती है? भरी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बस इसको याद कर लेना है आपको कि कौन कौन सी गैसेस भरी जाती है। मुख्यतः आपका आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है। ठीक है, मुख्यतः आपका क्या भरा जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको आर्गन या फिर नाइट्रोजन में कोई ऑप्शन दे तो जरूर आप किसको करिएगा? आर्गन और नाइट्रोजन को। ठीक है, टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है? तो विद्युत परिपथ में हम लोग फ्यूज तार इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या होता है कि उस विद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ सभी अवयव को वो सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि जब विद्युत धारा का मान बढ़े, तो विद्युत धारा का मान जब बढ़ेगा तो फ्यूज तार क्या होता है? गल जाता है। और फ्यूज तार गल जाने के बाद क्या होता है कि जो सभी अव्यक्त होते हैं, जो सभी अवयव उससे जुड़े हुए होते हैं, सभी क्या होते हैं? सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फ्यूज तार को जरूर लगाते हैं अपने परिपथ में। ठीक है, क्योंकि जब विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो वो गल जाता है, और गलने के बाद क्या होता है कि जो भी अवयव उससे जुड़ा हुआ होता है उसको वो बचा लेता है। ठीक है, वो सुरक्षित रखता है उस चीज़ों को। अब अगला देखिए, अगला क्या है कि सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या क्या लाभ है? सीधे सीधे 3-4 है। ठीक है, एक एक बार हम लोग पढ़ लेंगे और हो जाएगा ये खत्म। सोलर सेल से विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य प्रकार के ईंधन का प्रयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि ईंधन के रूप में वहाँ किसका प्रयोग होता है? सूर्य के प्रकाश का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा, सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने पर किसी भी प्रकार से पर्यावरण को हानि नहीं होती है। पर्यावरण को हानि इसलिए नहीं हो रही है कि हम लोग किसी भी प्रकार के दूसरे प्रकार का ईंधन का उपयोग कर नहीं रहे, जिसके कारण किसी भी ग्रीन हाउस गैसेस इसका इमिशन नहीं होता, निकलता नहीं है। ठीक है, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। साथ ही साथ सोलर सेल से उत्पन्न विद्युत धारा का प्रयोग हम लोग घरों में तो करते ही हैं, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इसका क्या करने वाली है? उपयोग करने वाली है। और इस क्षेत्र में आप लोगों ने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कई कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं कि जब आप कार को पार्क करते हैं, कार को जब आप पार्क करते हैं तो उसके ऊपर क्या हो? सोलर रूफ बनाया जाए, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो सोलर एनर्जी है उससे अपने आप को क्या कर पाए? चार्ज कर पाए। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का आगे बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। ठीक है, इसलिए हम लोग सोलर एनर्जी को भी ध्यान में रखेंगे, और ये आ भी सकता है आपके क्वेश्चन में। अगला देखिए, धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्र को भूसंपर्क करना क्यों आवश्यक है? बस वही कारण है
कि धातु का आवरण है तो इस पर क्या हो सकता है कि आवेश एकत्र हो सकता है, और इस आवेश एकत्र अगर हो गया तो अगर मान लीजिए क्या कि आप उसको टच कर देते हैं तो उसके कारण क्या होगा, आपको झटका भी लग सकता है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि उसे भूसंपर्क करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्र को भूसंपर्क करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धातु का आवरण होने के कारण उस पर आवेश क्या हो सकता है, एकत्र हो सकता है। ठीक है, और इसे भूसंपर्क ना किया जाए तो उसे छूने पर आपको क्या होगा, बिजली का झटका लगेगा। ठीक है, क्या होगा, बिजली का झटका लगेगा, इसलिए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको भूसंपर्क कर देते हैं। अब अगला देखिए, अगला है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहता है क्या, इस नियम के अनुसार यदि आप अपने बाएं हाथ की 3 उंगली, ठीक है, बाएं हाथ की 3 उंगली, जैसे कि ये है मेरा बायां हाथ, ठीक है, इसकी 3 उंगली, ये है मध्यमा, ये है तर्जनी और ये है आपका अंगूठा। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। परस्पर क्या करना है, आपको लंबवत फैलाना है। परस्पर क्या करना है, लंबवत फैलाना है। देखिए तीनों उंगलियां कैसी हैं, लंबवत फैली हुई है। तब उस स्थिति में ये जो 3 उंगलियां हैं, पहला है मध्यमा, ये बीच वाला, ठीक है, उसके बाद तर्जनी मतलब ये वाला, ठीक है, और उसके बाद अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। तब यदि मध्यमा क्या कर रही है, आवेश के गति को दर्शा रही है। मध्यमा किसको दर्शाएगी, आवेश की गति को। ठीक है, उसके बाद तर्जनी किसको दर्शा रही है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को। मध्यमा आवेश की गति को, ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा को। तब जो चुंबक के बल लगता है उसकी दिशा कौन दर्शाती है, अंगूठा दर्शाती है। तो अंगूठा जो है चुंबक के बल की दिशा को बतलाती है या फिर दर्शाती है। ठीक है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अगर आप बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर क्या करना है, आपको लंबवत फैलाना है। ठीक है, तब यदि अगर मध्यमा आवेश की गति की दिशा को व्यक्त करती है, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, तो अंगूठा चुंबक के बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अंगूठा किसको व्यक्त करता है, चुंबक के बल की दिशा को। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है, ठीक है, जो दिशाएं होती है, ये जो दिशा है इसका, ये एक ही दिशा होता है। ठीक है, आपने ये चीज़ गौर किया होगा कि जब आप पढ़े होंगे इसको, अगर हम इसको नॉर्थ पोल ले और इसको हम साउथ पोल ले तो इस तरह से क्या होता है, इसकी दिशा होती है। तो आपको कभी भी जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई नहीं दिखती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बिंदु पर इनका केवल एक ही दिशा संभव है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की केवल एक ही दिशा क्या है, संभव है। अब चुंबक के क्षेत्र की केवल एक ही दिशा संभव है, तो 2 चुंबकीय बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की 2 भिन्न भिन्न दिशाएं हैं। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम को लिखिए। ठीक है, तो यदि आप दाहिने हाथ से किसी धारावाही चालक को, एक बात याद रखिएगा, ये जो दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम है इसको हम लोग मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो दाहिने हाथ से किसी धारावाही चालक को अगर आप पकड़ते हैं और इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा क्या करे, आपका धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो शेष बची उंगलियां क्या किसको व्यक्त करती है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। साथ ही साथ यदि उंगलियां धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा क्या होगा, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। सपोज करते हैं कि ये आपका धारावाही चालक है, मान लेते हैं हम लोग क्या, ये इसका धारावाही चालक है और इसको हम लोगों ने पकड़ा है। ठीक है, इस ढंग से हम लोगों ने इसको क्या किया, पकड़ा है। तो अगर अंगूठा क्या कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तो ये किसको व्यक्त करेगा, देखिए, तो शेष बची उंगलियां किसको व्यक्त करती है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को। मतलब ये धारा की दिशा, तो ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा।
और अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है, तो ये धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और अगर ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, धारावाही चालक को हम लोगों ने पकड़ा, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है तो ये क्या करेगा, धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, और अगर ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा तो ये किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, दोनों हो सकता है। अब बस 2 क्वेश्चंस आपके बचे हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती तथा दृष्टि धारा में क्या अंतर है। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, ये एक ऐसा धारा है जिसमें समय के साथ साथ लगातार धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, धारा की दिशा बदलते रहती है, जिस कारण से धारा के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो यह एक ऐसा धारा है जिसमें समय के साथ लगातार दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण धारा के मान में भी परिवर्तन होता है। साथ ही साथ दृष्टि धारा में क्या है कि इसमें किसी विद्युत दृष्टि धारा जो है ये सेल या बैटरी से जोड़ने पर किसी विद्युत, यहां पे परिपथ लिख लीजिएगा, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ को सेल या बैटरी से जोड़ने पर जो धारा प्रवाहित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो एक ही दिशा में होती है। ठीक है, वो किस में होगी, एक ही दिशा में होगी, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि धारा कहते हैं। इसका आप ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसका जो ग्राफ है वो इस ढंग से ऐसा होगा, प्रत्यावर्ती धारा का और दृष्टि धारा का, ये एक ऐसा बनता है। ये आप एक ही ग्राफ इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, और इसके बाद आपका साइंस खत्म, मतलब फिजिक्स खत्म। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। तो जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किस में रख रहे हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तब कुंडली पर एक बल आरोपित होता है। तब कुंडली पे क्या होता है, एक बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी निरंतर क्या करती है, घूर्णन करते रहती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मोटर को दी गई जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, यही आपका क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत है। ठीक है, तो विद्युत मोटर क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ बने रहे। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम लोग अपना वीडियो ला पाएँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर नए हैं वीडियो पे, ठीक है, हमारे चैनल पे न्यू है, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ क्या है कि लाइक का बटन भी दबा दें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू आप सभी का जुड़े रहने के लिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।